हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोग भी बिहार ड्रेसर का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 और 9 जुलाई को होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया है, तो इसलिए आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशंस लेके आने वाले हैं। हर सेट में आपको कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ बहुत ही कम दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ और अच्छा खासा टेस्ट दे पाएँ, क्योंकि जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है, तो ज़रूरी है कि आप ढेर सारे टेस्ट्स दें। तो इसलिए आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा लाया गया कल्याण बैच बिल्कुल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप ढेर सारे टेस्ट्स दे सकें और अपना सिलेबस को हमारे रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सारे के साथ जल्दी से बिल्कुल कम ही टाइम में अपने मिनिमम टाइम को यूटिलाइज़ करके और सब कुछ कवर कर सकें, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने वाले हैं आज। अगर आप हमारे कल्याण बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे कल्याण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग लगातार ऐसे आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी कॉन्टेंट है वो ला रहे हैं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रेसिंग अ वुंड। घाव की ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस है टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण रोकने के लिए, त्वचा का रंग बदलने के लिए या दर्द बढ़ाने के लिए। तो ड्रेसिंग का मेन पर्पस क्या होता है। ड्रेसिंग का मेन पर्पस होता है इन्फेक्शन से बचाव के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए ड्रेसिंग का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। जब भी हम ड्रेसिंग किसी भी घाव पर कर रहे होते हैं तो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि घाव वगैरह से जो भी वो घाव लगा हुआ है उस पर क्या है और इन्फेक्शन और ना फैले, ठीक है। इसीलिए हम लोग ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल है। स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल बचा हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, गॉज, कॉटन रोल, बैंडेज या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल क्या है, ऑल है। गॉज, कॉटन रोल, बैंडेज, ये तीनों ही स्टेराइल होते हैं जो ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से स्टेराइल करके रखा जाता है, स्टोर करके, ताकि इनको ड्रेसिंग में यूज़ किया जा सके और पेशेंट के जो भी घाव हैं उन्हें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द थर्ड स्टेप बिफोर अप्लाइंग ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करने से पहले पहला क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, मरहम लगाना, हाथ धोना, पुरानी पट्टी हटाना या फिर गॉज काटना। तो इसका सही आंसर क्या है कि ड्रेसिंग करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हाथ धोना। सबसे पहले ड्रेसिंग करने से पहले हाथ धोना चाहिए। ड्रेसिंग करने से पहले और ड्रेसिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है हाथ धोना, क्योंकि हाथ धोने से क्या होता है, हाथ पे जो भी जर्म्स वगैरह लगे हुए हैं, जो भी जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए हैं, वो टोटल पेशेंट के घाव पे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और इस तरह से पेशेंट का जो घाव है वो इन्फेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एंटीसेप्टिक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रेसिंग वुंड। घाव की ड्रेसिंग के लिए सामान्यतः कौन सा एंटीसेप्टिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नॉर्मल सलाइन, बेटाडिन या विनीगर। तो इसका सही आंसर क्या है, जो घाव की ड्रेसिंग करते समय आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा कि घाव की ड्रेसिंग करते समय जो एक लिक्विड यूज़ होता है कॉमनली हर जगह, वो क्या होता है, वो होता है बेटाडीन, ठीक है। बेटाडीन जो है वो पोविडोन आयोडीन का लिक्विड रूप होता है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह वाइडली यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, ये किसी भी तरह के बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के काम आता है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ ऑफन शुड अ वुंड ड्रेसिंग बी चेंज्ड। तो घाव की ड्रेसिंग जो होती है उसे कितनी बार बदलनी चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, घाव की स्थिति के अनुसार या कभी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है कि घाव की स्थिति के अनुसार हमें जो है वो घाव की ड्रेसिंग को बदलते रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द साइन ऑफ इन्फेक्टेड वुंड। संक्रमित घाव का लक्षण क्या है। तो कोई घाव है उसे हमने संक्रमण से बचाने के लिए हमने अभी तक के उपाय देखे, पर अगर वो संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ इसे हम कैसे पहचानते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि एक घाव संक्रमित हो रखा है या नहीं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, लालिमा और सूजन, कोई दर्द नहीं, नीला रंग या तेज़ी से ठीक होना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि अगर घाव में लालिमा यानी रेडनेस और स्वेलिंग दिख रही है तो इसका मतलब है कि घाव जो है वो संक्रमित हो रखा है। इसके अलावा अगर उसमें से किसी तरह का पस
भी देखने को मिल रहा है, पस डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो भी उसमें क्या कह सकते हैं हम कि वो घाव जो है वो संक्रमित हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडनेस और स्वेलिंग, क्योंकि ये क्या है कि इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ डन टू, सर्जिकल उपकरणों का जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, वजन बढ़ाने के लिए, सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, उन्हें चमकदार बनाने के लिए, या जंग से बचाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी को नष्ट करते हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण से बचाव किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या है कि स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्यों होता है। सर्जिकल औजार जो होते हैं वो सर्जरीज़ के दौरान यूज़ होते हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो अंदर का बॉडी है वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सभी को स्टेरिलाइज करके उन्हें यूज़ किया जाए, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में कौन सी विधि स्टरलाइजेशन के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन क्या क्या है, बॉइलिंग, बर्निंग, या फिर ऑटोक्लेविंग, या फिर रिफ्रिजरेशन यानी कि ठंडा करना। तो स्टरलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में ऑटोक्लेव मशीन के थ्रू स्टरलाइजेशन किया जाता है उच्च रक्तचाप यानी कि उच्च प्रेशर और उच्च टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव मशीन में ऑटोक्लेविंग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर ऑटोक्लेविंग। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोक्लेविंग में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि कितना टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर कितना होता है जिस पे ऑटोक्लेविंग किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस और 15 LBS प्रेशर पे 15 से 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग में मशीन्स में इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 LBS, ये L है, ठीक है, 15 LBS प्रेशर पे 15 से 20 मिनट के लिए चीज़ों को रखा जाता है ताकि वो स्टरलाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट टेक्निक फॉर वुंड ड्रेसिंग, घाव की ड्रेसिंग के लिए सबसे सही विधि क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, फ्रॉम डर्टी टू क्लीन एरिया, गंदे भाग से साफ भाग की ओर, फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एरिया, साफ भाग से गंदे भाग की ओर, और रैंडमली जैसे चाहे वैसे, या फिर सफाई ना करना। तो अगर घाव की सफाई के लिए सबसे सही टेक्निक क्या होती है, गंदे भाग से साफ भाग की ओर, यानी कि जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मैनर में होता है और सेंटर से बाहर की ओर, यानी कि जो बीच है वहाँ से बाहर की ओर सर्कुलर मैनर में ज़्यादातर घाव की जो ड्रेसिंग होती है, घाव की सफाई होती है वो की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है, यकृत, स्किन, फेफड़े या फिर हृदय। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भले ही लीवर है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट अगर ऑर्गन सिर्फ ऐसे पूछा जाए तो उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को साथ में रख के पूछा जा रहा है, और तब जवाब जो होता है वो स्किन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन है 200, 206, 210 या 196। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 206। 206 हड्डियां जो होती है वो एक एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसका शरीर का जो ढांचा होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है द हार्ट इज़ लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी, शरीर के किस गुहा यानी कैविटी में हृदय स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी। तो इसका सही आंसर क्या है, थोरैसिक कैविटी। लंग और हार्ट दोनों ही जो है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरैसिक कैविटी कहाँ होता है, तो हमारे छाती में जो रिब केज वगैरह, रिब केज, डायफ्राम, ये सब मिल करके थोरैसिक कैविटी बना रहे होते हैं। रिब डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोरैसिक कैविटी होता है, और डायफ्राम से नीचे का जो पार्ट होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नी, घुटने में किस प्रकार के जोड़ यानी जॉइंट होता है। ऑप्शन क्या क्या है, बॉल और सॉकेट जॉइंट, या फिर हिंज जॉइंट, या फिर पाइवोट जॉइंट, या फिर फिक्स्ड जॉइंट। तो हड्डियों में किस तरह का जॉइंट, घुटने में किस प्रकार का जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसका सही आंसर क्या है, हिंज जॉइंट। हड्डियों में जो है घुटने पे जो है वो हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिससे हम अपने पैर को एक ही दिशा में सिर्फ घुमा पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, तो रक्त को छानने के लिए यानी फिल्टर करने के लिए कौन सा ऑर्गन जो है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन क्या क्या है, यकृत, हृदय, किडनी या लंग्स। तो इसका सही आंसर क्या है, किडनी। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्लड, तो शरीर का मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। ऑप्शन क्या क्या है, उत्तक, अंग, कोशिका या बोन, हड्डी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेल। हमारा जो शरीर है वो पूरा पूरा सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन, तो कॉलर बोन हम किस हड्डी को कहते हैं, उस हड्डी का नाम क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, स्कैपुला, क्लैविकल, स्टर्नम या फिर ह्यूमेरस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉलर बोन जो शोल्डर के नीचे जो हड्डी दिख रही होती है उसे कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लैविकल। क्लैविकल जो हड्डी होती है वो एक लॉन्ग हड्डी होती है, लंबी सी, जो कि शोल्डर के जस्ट नीचे और स्टर्नम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसे क्लैविकल कहते हैं, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस, तो शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला या फिर पॉन्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो पार्ट है ब्रेन का वो क्या करता है, वो बॉडी में क्या करता है, संतुलन, मुद्रा और समन्वय का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन क्या क्या है, पेट, मुंह, छोटी आंत या फिर ईसोफेगस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि मुंह। जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। मुंह में जो सलाइवा निकल रहा होता है सलाइवरी ग्लैंड से, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड कोशिकाएं जो होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, संक्रमण से लड़ना, रक्त जमाना, ऑक्सीजन को ले जाना या फिर हार्मोन बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सीजन का ले जाना। रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, तो एंटीबायोटिक, पेन रिलीवर, एंटी एलर्जिक या फिर लैक्सेटिव। तो दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें उनका ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक ऐसे दवाइयों को कहते हैं जो दर्द से राहत दे रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर आइब्यूप्रोफेन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक ड्रग, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन क्या क्या है, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन, रानिटिडिन या फिर आइब्यूप्रोफेन। तो इसका सही आंसर क्या है, एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक ड्रग क्या होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये दवाएँ दी जाती हैं। कि इसमें से इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एमोक्सिलिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, किल इंटरनल बैक्टीरिया, शरीर के अंदर के बैक्टीरिया को मारना, त्वचा पर कीटाणु मारना, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर बुखार कम करना। तो एंटीसेप्टिक जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, एंटीसेप्टिक का पर्पस होता है कि स्किन पर जो त्वचा पर जो कीटाणु हैं उन्हें मारना। ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम होता है किल जर्म्स ऑन स्किन सरफेस। एंटीसेप्टिक जो होता है उसका उपयोग त्वचा या घाव पर कीटाणु मारने या उनके विकास को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक होता क्या है, तो एंटीबायोटिक का जो क्या कहते हैं उसको दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हैं वेट गेन, हेयर ग्रोथ, डायरिया या स्लीपीनेस। तो इसका सही आंसर क्या है कि हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिल सकता है वो होता है डायरिया। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे
छोटी आंत और जो हमारे आंत हैं बेसिकली छोटे आंत और बड़े आंत दोनों, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने का पचने में मदद करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लिया जाए तो इससे क्या होते हैं, जो हमारे आंत में जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो खाना को पचने में मदद कर रहे हैं, वो बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, वो भी मर जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट में क्या है, डायरिया की संभावना हो सकती है। उसका खाना नहीं पचेगा और एट द एंड उसे डायरिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट रूट फॉर गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो उसका देने का सही मार्ग क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM जिसे हम कहते हैं, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो मसल्स में दिए जाते हैं, मांसपेशी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नस में, मांसपेशी में, त्वचा के नीचे, हड्डी में। तो इसका सही आंसर है मांसपेशी में। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री एंगल पर दिए जाते हैं और किस में दिए जाते हैं, मांसपेशी में दिए जाते हैं। इन्हें हम बोलचाल की भाषा में IM भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन। तो टॉपिकल मेडिकेशन वाली दवा कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है, टैबलेट, सिरप, क्रीम या कैप्सूल। तो टॉपिकल मेडिकेशन क्या होता है, टॉपिकल मेडिकेशन वैसा होता है जो कि स्किन पे लगाया जाए, स्किन सरफेस पे काम करे। तो स्किन सरफेस पे काम करने वाला दवा कौन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, नहीं, उन्हें तो हम खाते हैं, अपने गट के अंदर लेते हैं। सिरप नहीं, उन्हें भी हम गट के अंदर लेते हैं। कैप्सूल नहीं, उन्हें भी हम खा ही रहे होते हैं। एक क्रीम ऐसा है जिसे हम स्किन के सरफेस पे लगा सकते हैं। तो टॉपिकल मेडिकेशन यानी कि टॉपिकल दवा कौन सी हुई, क्रीम हुई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका सामान्य उपयोग क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, बुखार का इलाज, दर्द कम करना, दस्त में शरीर का तरल संतुलन बनाकर रखना या फिर पाचन सुधारना। तो इसका सही काम क्या है, इसका सबसे मेन काम है रीस्टोर बॉडी फ्लूइड इन डायरिया। दस्त में शरीर का तरल संतुलन यानी कि फ्लूइड बैलेंस जो है उसको बनाकर रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTC ड्रग। तो OTC दवाओं का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, ओवर द काउंटर, ओरल टैबलेट कंपाउंड या फिर ऑफिशियल थेराप्यूटिक कंपाउंड। तो इसका सही आंसर क्या है, OTC का फुल फॉर्म जो है वो है ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर जो है वो OTC का फुल फॉर्म है। OTC जो दवाएं होती हैं वो बिना डॉक्टर के पर्ची की नहीं मिलती। जैसे दर्द निवारक या खांसी की दवाएं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो डॉक्टर के सुझाव पे ही पेशेंट को खरीदने जाने पर दवा दुकान से दी जा रही होती है, बिना डॉक्टर की पर्ची के। ऐसा आपने भी सुना होगा ना कि बहुत सारे जो हार्मफुल ड्रग्स से बने जो दवाएँ होती हैं, जो भारत सरकार के द्वारा निकोटिन ड्रग्स वगैरह में जो बैंड है, तो वैसे ड्रग्स की जो दवाएँ होती हैं वो बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर दवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। तो कौन सी दवा है जो बुखार कम करने के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन क्या क्या है, रैनिटिडिन, पैरासीटामोल, सिट्रीजिन या कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पैरासीटामोल। किसी भी पेशेंट के बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा जो होती है, एंटीपायरेटिक वो दवा होती है जो फीवर को कम करने में काम आती है। ठीक है, कौन सी दवाएँ, ठीक है, एंटीपायरेटिक दवाएं। ठीक है, ये इसमें से एग्जांपल कौन सा है, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स दवाओं का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन क्या क्या है, संक्रमण का इलाज, एलर्जी का इलाज, फ्रैक्चर का इलाज या रक्तस्राव का इलाज। तो एंटीहिस्टामिन जो दवाएं होती हैं उन्हें हम किस चीज़ के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। हिस्टामिन जो है वो हमारे शरीर में क्या करती है, हमारे शरीर का जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस है वो किसके कारण होता है, हिस्टामिन के कारण हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम एंटी हिस्टामिन पेशेंट को दे रहे हैं तो वो क्यों देंगे, वो उसके एलर्जी के इलाज के लिए देंगे ताकि उसके शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो कम से कम हो सके। और एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो सिट्रीजिन जो है वो एक बहुत ही कॉमन एंटी हिस्टामिन का दवा है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इन्फेक्शन कंट्रोल। संक्रमण नियंत्रण क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, मरीज़ को मारना, बीमारी फैलाना, बीमारी के प्रसार को रोकना या फिर बैक्टीरिया बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है, बीमारी के प्रसार को रोकना। संक्रमण नियंत्रण क्या है, संक्रमण के प्रसार को रोकना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, दस्ताने पहनना, उपकरण की नसबंदी, हाथ धोना या गाउन पहनना।
तो इसका सही आंसर क्या है कि इन्फेक्शन, ये जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, प्रभावी तरीका इन्फेक्शन को रोकने का, वो है हाथ धोना। अगर हम किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ड्रेसिंग करने से पहले और ड्रेसिंग करने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो उसी तरह से अगर हम कोई भी सर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीजर अगर कर रहे हैं, अगर हम पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं, पेशेंट का कोई केयर कर रहे हैं, उससे पहले और उसके बाद अगर हम हाथ धोते हैं, उससे पहले अगर हम हाथ धोते हैं तो वो पेशेंट किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचेगा। और अगर हम पेशेंट के संपर्क में आने के बाद हाथ धो रहे हैं तो हम अपना पर्सनल सुरक्षा जो है उसे मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमने किसी एक पेशेंट का कुछ प्रोसीजर किया और उसी गंदे हाथ से अगर हमने दूसरे पेशेंट का भी कुछ प्रोसीजर किया, तो इससे क्या है, संक्रमण फैलने का डर है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हाथ धोना सबसे मेन स्टेप, मेन प्रभावी तरीका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन इन हॉस्पिटल्स। तो अस्पतालों में हाथ की सफाई के लिए सामान्यतः कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है, अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र, सिरका, साबुन पानी या आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र जो होते हैं वो सबसे जल्दी कार्य करते हैं और हाथों पर मौजूद अधिकांश कीटाणु को नष्ट करने में सबसे कारीगर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा घोल का यूज़ किया जाता है? अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र्स का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है, एंटीबायोटिक दवा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लव, मास्क, गाउन एक्सेट्रा, या फिर फूड सप्लीमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे लोग हैं, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम PPE कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा आता है? ग्लव्स, मास्क, गाउन एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें जो हैं वो पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तहत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या फिर हाईली इन्फेक्शियस वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो HIV का फुल फॉर्म है। ये एक HIV का जो वायरस होता है, ये कौन सा बीमारी करता है? आप सभी को पता होगा, ये एड्स का बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर बैग यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग इन्फेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट। संक्रमित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान के लिए कौन से रंग की थैली की प्रयोग की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है, हरा, नीला, पीला या लाल। तो कौन से रंग की थैली जो होती है उसका यूज़ जो है वो हम जो भी ये है अपशिष्ट है इन्फेक्टेड, उन्हें फेंकने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है येलो। येलो बैग जो होता है वो इन्फेक्टेड आइटम, जैसे कि इन्फेक्टेड ग्लव्स हो गया, या फिर ड्रेसिंग हो गया, या फिर ह्यूमन टिश्यू हो गया, यानी कि जो भी ड्रेसिंग करते वक्त अगर कुछ पेशेंट का स्किन वगैरह झड़ा हुआ है, या जो भी ड्रेसिंग करते वक्त ग्लव्स यूज़ हुआ है, ये सारा क्या है? ये सारा का सारा इन्फेक्टेड हो चुका है। इन सभी को फेंकने के लिए हम पीला बैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। तो TB जो है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन क्या क्या है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या पैरासाइट। तो TB जो है वो किसके कारण होता है? TB एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, TB जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस की उष्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 से 2 दिन, 10 से 15 दिन, 45 से 180 दिन या 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 45 से 180 दिन। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक छुपा रहता है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1.5 से लेकर के 6 महीने तक का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो वायुवाहित संक्रमण का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन क्या क्या है, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर डेंगू। तो हवा के वजह से एयरबॉर्न जो वायुवाहित जो
ये है इन्फेक्शन है वो कौन सा है, टीबी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टीबी जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि वो छींकने से या सांस लेते वक्त जो माइन्यूट छोटे छोटे से बिल्कुल ड्रॉप्स जो निकलते हैं पेशेंट के नाक से या मुंह से, उनमें क्या होता है, टीबी का वायरस प्रेजेंट होता है, जो सामने खड़े इंसान को, अगर उसका मुंह ढका ना हो तो सामने खड़े इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये क्या है, एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, कौन, टीबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑटोक्लेविंग यूज्ड फॉर। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ऑटोक्लेविंग जो होता है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, उपकरणों को ठंडा करने के लिए, ड्रेसिंग सुखाने के लिए, सर्जिकल उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए, या फिर चादर धोने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। व्हाट इज़ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस संक्रमण क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, दूसरे मरीज से संक्रमण, भोजन से संक्रमण, हवा से संक्रमण, कीड़ों से संक्रमण। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन फ्रॉम अदर पेशेंट, दूसरे मरीज से संक्रमण को हम क्या कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है जब एक रोगी को दूसरे संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण होता है तो इसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। अब जैसे दो लोग क्या है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अगर दो लोग हैं, एक को कुछ और बीमारी है, मान लीजिए पहले वाले को कुछ ए बीमारी है और दूसरे वाले को कुछ बी बीमारी है, तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या है कि अब इलाज जो था वो पहले वाले का ए बीमारी का इलाज चल रहा था और दूसरे वाले का बी बीमारी का इलाज चल रहा था, बट जो कि दोनों भर्ती हैं तो किसी कारणवश अगर साफ़ सफाई और ये सब चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो हो सकता है कि पहले वाले को बी बीमारी हो जाए और दूसरे वाले को ए बीमारी हो जाए, यानी कि दोनों में बीमारी का जो है वो उलट फेर भी हो सकता है, क्योंकि इलाज तो कुछ और बीमारी का चल रहा था। तो एक दूसरे को ये जो क्रॉस इन्फेक्शन वो देंगे उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिसइंफेक्टेंट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग सर्फेसेस इन हॉस्पिटल। तो अस्पतालों में सतह की सफाई के लिए कौन सा कीटाणुनाशक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, स्पिरिट, क्लोरीन, विनीगर या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह, यानी कि हॉस्पिटल के जो सरफेस सतह होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए क्लोरीन, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि सतहों की साफ़ सफाई हो सके। व्हाट इज़ मेडिकल एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, केवल सर्जिकल दस्ताने पहनना, मरीज़ को आराम देना, या फिर अगला है रोगाणुओं की संख्या को कम करना, या ठंडे पानी का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या है, मेडिकल एसेप्सिस क्या है, रोगाणुओं की संख्या को कम करना। मेडिकल एसेप्सिस ऐसा होता है जिसमें जो स्प्रेड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि संक्रमण है, उसको रोकने का और कम करने का पूरा चांस दिया जाता है, उसे मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, तो सर्जिकल एसेप्सिस वो ऑप्शंस के क्या हैं, दस्ताने पहनना, पूर्ण स्टरलाइजेशन करना, या फिर अल्कोहल का प्रयोग करना, या फिर साधारण हाथ धोना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि पूर्ण स्टरलाइजेशन मेंटेन करना। मेडिकल में क्या है, सिर्फ रोका जाता है या बचाव किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवाणुओं को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन का चांस ना बचे। क्योंकि मेडिकल एसेप्सिस में हम लोग ज़्यादा शरीर का जो इंटरनल भाग है उसके साथ डील नहीं कर रहे थे, पर सर्जरी के दौरान क्या होता है, हम लोग शरीर को खोल रहे होते हैं तो प्रॉपर अंदर के जो ऑर्गन है पेशेंट के वो ऐसे ही खुले पड़े होते हैं। अब अगर थोड़ा सा भी अगर स्टरलाइजेशन में कोई चूक रह जाएगा तो इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी, इसीलिए सर्जिकल एसेप्सिस जो है वो सर्जरीज वगैरह के दौरान कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान संक्रमण के लिए सबसे संवेदनशील अंग कौन सा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, मस्तिष्क, त्वचा, आंत या फेफड़े। तो इसका सही आंसर क्या है, त्वचा। तो इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन से सबसे जल्दी कौन इफ़ेक्टेड हो सकता है, सबसे जल्दी स्किन इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मास्क इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबॉर्न डिजीज़ लाइक टीबी। तो टीबी से बचाव के लिए कौन सा जो मास्क है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, क्लॉथ मास्क यानी कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, या फिर फेस शील्ड। तो इसका सही आंसर क्या है,
N95 मास्क। आप लोग कोरोना के समय में ये नाम आपने सुना होगा कि N95 मास्क का उपयोग करें। क्यों करना होता है इसका उपयोग? क्योंकि ये जो होता है वायु वहित कण जो होते हैं उन्हें छानने में सक्षम होता है, जिससे टीबी जैसे रोगों से सुरक्षा ज़्यादा बेहतर प्रदान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग प्रॉपरली। तो हाथों को ठीक से धोने का न्यूनतम अवधि कितना होना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 20 सेकेंड। तो हाथों को धोने का जो सही तरीका है वो कम से कम कितना देर होता है? 20 सेकेंड होता है। ये किसके द्वारा है? WHO के द्वारा। WHO के अनुसार हाथों को धोने का सबसे कम समय 20 सेकेंड होता है, जिससे कीटाणु मर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? सभी सूक्ष्म जीवों को मारना, केवल बीजाणुओं को मारना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना या फिर सादा पानी से सफाई करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि हार्मफुल माइक्रोब्स को कम करना। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करना। ठीक है, पूरी तरह से नष्ट करना नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ कम करना है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक इंश्योर्स कंप्लीट स्टरलाइजेशन। कौन सी तकनीक जो है वो पूर्ण स्टरलाइजेशन सुनिश्चित करती है? ऑप्शन क्या क्या है? उबालना, ऑटोक्लेविंग, धोना या ठंडा करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव मशीन से जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं तो उससे पूर्णतः चीज़ें क्या होती है? कंप्लीट स्टरलाइज होने का होता है। ठीक है, जिससे पूरा का पूरा एसेप्सिस मेंटेन किया जा सके। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर परफॉर्मिंग एन स्टरलाइज प्रोसीजर। तो कोई भी स्टरलाइज प्रक्रिया करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? जूते पहनना, सहमति लेना, हाथों की स्वच्छता या फिर पानी पीना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो हाथों का स्वच्छता को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये सेट अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही और सेट्स लाने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम तक, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें, वो भी बिल्कुल कम समय में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों का बिहार ड्रेसर का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपका एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई को होने वाला है। तो इस वजह से राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस क्लास में अगेन आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उसको कवर कराने जा रही हूँ मैं, और उसमें आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में एज इट इज़ दिख सकते हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशंस अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करना और राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बहुत ही कम लिमिटेड समय में अपनी एग्ज़ाम की अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं, या आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कमज़ोर रह गए हैं, या आप टेस्ट ढेर सारे देना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके और हमारे कल्याण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस बैच में मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है, आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, तो उसे आप रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू कवर कर पाएंगे। आपको कंप्लीट PDF नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बैच में मिल रहा होगा। आपको क्या करना है? तो आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे कल्याण बैच को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। करंट लगने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? गिव वाटर, पानी देना, बिजली का स्रोत हटाना, अप्लाई ऑइंटमेंट यानी कि कोई दवा लगाना, या फिर पड़ोसियों को बुलाना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले जो सोर्स है बिजली का उसको हटाना चाहिए, ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो सके? बीच में से बाधित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन फॉर अ माइनर बर्न। हल्के जलन पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? आइस लगाना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कूल वाटर यानी ठंडे पानी से धोना चाहिए, या फिर बैंडेज लगाना चाहिए। तो हल्के जलन की केस पे हमें क्या करना चाहिए? हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए, डायरेक्टली आइस नहीं लगाना चाहिए, टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, बैंडेज डायरेक्टली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि क्या हो सके? ठंडे पानी धोने से क्या हो सके? त्वचा जो है उसमें जलन कम हो और राहत मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ब्लीडिंग व्हाट इज़ द इमीडिएट एक्शन। रक्तस्राव होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो रक्तस्राव होने पर हमें तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? डॉक्टर को बुलाना चाहिए, खाने को देना चाहिए, अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, घाव पर दबाव डालें, या फिर बैंडेज को
बांधना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर रक्तस्राव हो रहा है तो जिस घाव से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्या करना चाहिए, दबाव दे करके दबाव से क्या करना चाहिए, हमें घाव की ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकवरी पोजीशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अचेत मरीज जो है उन्हें हमें किस स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, सुपाइन, सिटिंग, लाइंग ऑन साइड या हेड डाउन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लाइंग ऑन साइड, बाई या दाईं ओर करवट लेटा करके हमें अनकॉन्शियस पेशेंट यानी कि जो अचेत पेशेंट है, जो होश में नहीं है, वैसे पेशेंट्स को हमें एक तरफ करवट करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनके गले में कुछ भी फंसने में या फिर उनका जो एयर वे है, सांस लेने का जो वायु मार्ग है, उसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ फंसने से बचती है। तो इसीलिए हमेशा जो भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसे हमें लेफ़्ट या राइट साइड करवट दिला करके रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डन फॉर नोज ब्लीड। अब अगर नाक से खून बहना, गर्मियों के टाइम में ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है कि नाक से खून बह रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, नीचे लाई डाउन करना चाहिए, लेट जाना चाहिए, या फिर सिर को जो है वो आगे की ओर झुकाना चाहिए, या फिर नोज़ को ब्लो करना चाहिए, यानी कि नाक से हवा बाहर निकालनी चाहिए, या फिर पानी पीना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें अपने सिर को आगे की तरफ झुका करके रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो नाक से जो खून है वो हमारे गले में फंसना या फिर क्लॉट नहीं हो पाता, वहाँ पे जमा नहीं रह पाता, वो डायरेक्ट नीचे बह जाता है। क्लॉट नहीं होने के कारण किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड फ्रैक्चर इंक्लूड्स। तो फ्रैक्चर यानी कि हड्डी टूटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में शामिल क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, मसाज, बैंडेज टाइटली, इमोबिलाइज द पार्ट यानी कि अंग को हिलने ना देना, या फिर मूव इट रेपिटेडली। तो फर्स्ट एड फ्रैक्चर के लिए क्या होता है, फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड सबसे पहला होता है कि हमें इमोबिलाइज करना चाहिए पार्ट को, यानी कि अंग को हिलने ना देना चाहिए। जो भी पार्ट है जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उसे बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। उसके लिए हम किसी भी तरह की कोई पट्टी या अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस हाथ को या पैर को अगर कहीं भी जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है उसे हिलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी गिवन इन केस ऑफ फेंटिंग। तो बेहोशी की स्थिति में क्या देना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, वाटर, स्वीट जूस, रोगी को सीधा लेटाकर उनके पैरों को ऊपर उठाना, या फिर पीठ पे मसाज करना, ठीक है। तो हमें बेहोशी की स्थिति में क्या करना चाहिए, रोगी को सीधा लेटाकर उनके पैरों को ऊपर उठाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन सिर में ठीक ठाक मात्रा में होगा, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, होश आ जाएगा, ठीक है। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है कि ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जितना खून ब्रेन में पहुंचना चाहिए उसके काम करने के लिए, उतना नहीं पहुंच पा रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पेशेंट को ऐसी पोजीशन देंगे तो उससे क्या होगा, अच्छा भला जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन ब्रेन में बनेगा और रोगी को जल्दी होश आने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। स्नेक बाइट शुड बी ट्रीटेड बाय। सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, कट द एरिया, टाई क्लॉथ अबव बाइट, वॉश विथ स्पिरिट, या फिर गिव हॉट वाटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि काटने वाले जगह के ऊपर कपड़ा बांधना चाहिए, ठीक है। स्नेक बाइट जब भी सांप के काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें उस एरिया को कट नहीं करना चाहिए, स्पिरिट से धोना नहीं चाहिए, गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें क्या करना चाहिए, टाई क्लॉथ अबव बाइट, तो जहाँ पे भी सांप ने काट रखा है उसके ऊपर कपड़ा बांधना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जहर जो होता है वो पूरे शरीर में नहीं फैल पाता है और वो उतने दूर में ही रह जाता है तब तक जब तक कि डॉक्टर को दिखाया ना जाए, ठीक है। विच आइटम इज एसेंशियल इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या ज़रूरी होता है। ऑप्शन क्या क्या है, नाइफ, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी कि कीटाणुनाशक घोल, शूज़ और कॉम्ब। तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी कि कीटाणुनाशक घोल जो होता है वो फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ घाव वगैरह को साफ़ करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाव के लिए होता है। घाव वगैरह साफ़ करते समय एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि बेटाडीन यूज़ होता है, वो भी एक एंटीसेप्टिक घोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ बर्न इंजरी। तो जलने पर क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, धोना चाहिए, घी लगाना चाहिए, एरिया को साफ़ रखना चाहिए, या स्टेराइल ड्रेसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए वो है घी। तो हमें घी नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें उसे हल्के
हल्के ठंडे पानी से धोना चाहिए, हमें उस एरिया को साफ़ रखना चाहिए और उस पर स्टेराइल ड्रेसिंग का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो है घी लगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ड्रेसर ड्यूरिंग वुंड केयर। तो घाव की देखभाल के दौरान ड्रेसर की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। ऑप्शन क्या क्या है, वर्क क्विकली ओनली यानी कि काम जल्दी करना, या फिर मरीज़ की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखना, या फिर फोकस ऑन सेविंग मटेरियल सामान बचाने पर ध्यान देना, या फिर फ़ोन पे बात करना। तो एथिकल रिस्पॉन्स यानी कि नैतिक जिम्मेदारी ड्रेसर की क्या है कि वो मरीज़ का जो घाव है उसका देखभाल करते वक्त मरीज़ की जो गोपनीयता है और जो गरिमा है उसे बनाए रखे, यानी कि मरीज़ को प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन करे। ठीक है। इफ़ अ पेशेंट रेफ्यूजेस ड्रेसिंग व्हाट शुड द ड्रेसर डू। यदि कोई मरीज़ है जो ड्रेसिंग कराने से मना कर रहा है तो ड्रेसर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, फोर्स द पेशेंट, पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए, इन्फॉर्म एंड काउंसिल द पेशेंट रिस्पेक्टफुली यानी कि मरीज़ को सम्मानपूर्वक समझाना चाहिए, या फिर इग्नोर करना चाहिए पेशेंट को, या फिर पेशेंट को डराना चाहिए, थ्रेटन द पेशेंट। इसका सही आंसर क्या है कि हमें पेशेंट को सम्मानपूर्वक समझाना चाहिए कि उन्हें ड्रेसिंग क्यों करानी चाहिए। इससे उनका घाव क्या है जल्दी भर जाएगा, इससे उनका तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो ड्रेसिंग नहीं कराते हैं तो घाव में इन्फेक्शन हो जाने का खतरा रहेगा, जिससे क्या होगी, जटिलताएं जो होंगी वो और बढ़ जाएंगी। तो इसके कारण उन्हें ड्रेसिंग कराना चाहिए। ये सब बातें हमें उन्हें समझानी चाहिए, वो भी पूरे सम्मान के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मेंटेन पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियली। तो मरीज़ की गोपनीयता बनाए रखने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, शेयर डिटेल्स विद फ्रेंड यानी कि दोस्त के साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देना, फ़ोटोज़ उनके ऑनलाइन डाल देना, या फिर केवल स्वास्थ्य टीम से जानकारी साझा करना, या फिर डिस्कस इन पब्लिक प्लेस। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य टीम जिनको जानकारी देना ज़रूरी है, जो भी डॉक्टर हैं उनका इलाज कर रहे हैं, या जो नर्सेज हैं जो उनका केयर कर रही हैं, उन लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ उनकी जो गोपनीयता यानी कि जो भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही बतानी चाहिए जो उनके देखभाल में शामिल हैं, जो उनके इलाज में शामिल हैं। उनके सिवा और किसी भी इंसान को हमें उनकी जो भी बातें हैं पेशेंट की वो नहीं बतानी चाहिए। इस तरह से हम मरीज़ की गोपनीयता को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। वॉट शुड बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग ड्रेसिंग केयर। ड्रेसिंग करते समय किससे बचना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ग्लव्स पहनने से, प्रोसीजर यानी कि हम जो करने वाले हैं वो पेशेंट को बताने से, या फिर घाव का मजाक उड़ाने से, या फिर स्टेराइल मटेरियल का यूज़ करने से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। मेकिंग फन ऑफ द वुंड ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ड्रेसिंग करते वक्त हमें ग्लव्स पहनना ही चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं पेशेंट की घाव पे वो भी हमें उसे पहले ही बता देना चाहिए। और हमें हमेशा स्टेराइल मटेरियल, स्टेराइल गाउस पीस, कॉटन और बैंडेज ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए वो है उसकी घाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। पेशेंट की सहमति कब ज़रूरी होती है। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, खाना देते वक्त, घाव की ड्रेसिंग करते वक्त, बेड देते वक्त, या पानी देते वक्त। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि घाव की ड्रेसिंग करते वक्त। घाव की ड्रेसिंग करते वक्त हमें पेशेंट से ये पूछना होता है कि ठीक है तो क्या हम आपका, उसे एक्सप्लेन करने के बाद कि हम आपका ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये हमें क्या करना होता है, पूछना होता है। ठीक है। हमें कॉन्सेंट लेना होता है, सहमति लेनी होती है, कब, ड्रेसिंग करने से पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन स्पीकिंग टू पेशेंट्स अ ड्रेसर मस्ट बी। मरीज से बात करते समय ड्रेसर को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, रूड, हार्श, पोलाइट एंड क्लियर यानी विनम्र और स्पष्ट, या फिर इग्नोर द पेशेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, पेशेंट से बात करते वक्त ड्रेसर को हमेशा विनम्र और स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है। ये पूरे के पूरे सारे हेल्थ केयर टीम के लिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ होता है कि पेशेंट से बात करते वक्त उन्हें विनम्र और स्पष्ट रहना चाहिए। इफ़ अ पेशेंट इज़ इन पेन ड्यूरिंग ड्रेसिंग व्हाट शुड यू डू। यदि ड्रेसिंग के दौरान मरीज़ को दर्द हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, हमें इस बात से को बिल्कुल इग्नोर करके और अपना ड्रेसिंग के काम में लगे रहना चाहिए, या फिर रोक के और वरिष्ठ को सूचित करें यानी कि सुपरवाइज़र जो है उन्हें बताएं, या फिर इंक्रीज प्रेशर यानी कि और ज़ोर लगा करके ड्रेसिंग करनी चाहिए, या फिर इग्नोर द कंप्लेन को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि हमें अगर ड्रेसिंग करते वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए और अपने सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथिकल ड्रेसिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नैतिक ड्रेसिंग व्यवहार में क्या शामिल है। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं
यूजिंग ओल्ड ड्रेसिंग, डिलेड यूजिंग ओल्ड ड्रेसिंग, या फिर डिलेइंग ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट में देरी करना। यूजिंग ओल्ड ड्रेसिंग का मतलब होगा पुराने इस्तेमाल किए हुए ड्रेसिंग के जो मटेरियल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना। फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी कि मानक प्रक्रिया का पालन करना, या फिर रिफ्यूजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन कास्ट के आधार पर पेशेंट का ड्रेसिंग करने से मना कर देना। तो एथिकल ड्रेसिंग प्रैक्टिस में क्या होता है? एथिकल ड्रेसिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए ड्रेसिंग करना। ठीक है, इससे क्या होती है, इससे जो पेशेंट का जो घाव होता है उसको सबसे सुरक्षित और सबसे सामान्यतः रूप से ड्रेसिंग करना जो होता है उसके घाव पे वो सुनिश्चित किया जा रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेशेंट्स कल्चरल बिलीव मस्ट बी। मरीज़ की सांस्कृतिक मान्यताओं को कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? इग्नोर करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर रिस्पेक्ट करते हुए सम्मान देना चाहिए, या फिर इग्नोर करना चाहिए, या फिर आर्ग्यू करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि हमें उससे बहस ना करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सम्मान करना चाहिए उनकी क्या जो भी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्फिडेंशियल पेशेंट रिकॉर्ड शुड बी। गोपनीय मरीज रिकॉर्ड को कैसे रखना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? पब्लिक के सामने खुला छोड़ देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, या फिर सुरक्षित और गोपनीय रखना चाहिए, या फिर शेयर कर देना चाहिए फ़ोन पे। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो भी गोपनीय मरीज़ के रिकॉर्ड होते हैं उन्हें हमें सुरक्षित और गोपनीय रखना चाहिए। विच मटेरियल इज़ कॉमनली यूज टू कवर वुंड। तो घाव को ढकने के लिए कौन सी सामग्री जो होती है वो सामान्यतः प्रयोग की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? सैंड पेपर, स्टेराइल गॉज यानी कि जो स्टेराइल किया हुआ गॉज पीस है, या फिर क्लोथ रैग, या फिर प्लास्टिक रैप यानी कि कपड़ा, या फिर सैंड पेपर, या फिर प्लास्टिक, या फिर गॉज, वो भी स्टेराइल गॉज। तो हमें घाव को ढकने के लिए एक स्टेराइल गॉज का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है? मरीज़ को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से मरीज़ का घाव जो है वो बच रहा होता है। ये क्या करता है? ये जो भी डिस्चार्ज घाव से निकल रहा है उसे प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ जो भी डिस्चार्ज घाव से निकल रहा है उसे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन करता है। यहाँ तक कि कुछ दवाइयाँ वगैरह अगर घाव पे लगानी है तो वो भी गॉज पे लगा करके रखा जाता है, जिससे दवाइयाँ जो है वो घाव पर लगाई जा सके। ठीक है, उसके लिए भी गॉज यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? सजावट के लिए, या फिर ड्रेसिंग को लपेटने और समर्थन देने के लिए, या फिर घाव को साफ करने के लिए, या फिर जोड़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जोड़ों को मजबूत करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि टू रैप एंड सपोर्ट ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को लपेटने और समर्थन देने के लिए, ताकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस वक्त हमने जो ड्रेसिंग किया है वो अपने जगह पे टिका रहे, ताकि जो खून निकल रहा है या जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि बैंडेज का उपयोग किया जाए। तो ड्रेसिंग को लपेटने और समर्थन देने के लिए रोलर बैंडेज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है विच आइटम इज़ यूज टू फिक्स अ ड्रेसिंग इन प्लेस। ड्रेसिंग को अपनी जगह पर रखने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग होता है? ऑप्शन क्या क्या है? कॉटन, चिपकाने वाली पट्टी यानी कि एडहेसिव टेप, या फिर अल्कोहल, या फिर इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एडहेसिव टेप। चिपकाने वाली जो टेप आती है जिसको माइक्रोपोर कहते हैं, तो वो क्या करती है, वो अगर हम वहाँ उस जगह पे लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है? ड्रेसिंग जो होता है वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है, जिससे ब्लीडिंग वगैरह एब्जॉर्ब होने में मदद होता है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रेसिंग मटेरियल इज़ एब्जॉर्बेंट एंड स्टेराइल। कौन सी ड्रेसिंग सामग्री जो है वो सोखने योग्य और बांझ होती है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? प्लास्टिक सीट, गॉज पैड, बैंडेड, या फिर कॉटन रोप। तो मैंने ऊपर ही एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है घाव से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए गॉज पीस इस्तेमाल होता है, और गॉज पीस जो होता है वो स्टेराइल भी होता है, तो वो घाव में किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं करता। तो इसका सही आंसर है गॉज पैड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉटन वुल इन ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग में कॉटन वुल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सजावट के लिए, कुशनिंग के लिए, या फिर स्मेल के लिए, या फिर सुखाने के लिए घाव को। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कुशनिंग के लिए। ठीक है, कुशनिंग देना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कॉटन वूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होने के कारण वो क्या करता है? वो घाव को किसी भी तरह के प्रेशर से बचा रहा होता है, इसीलिए कुशनिंग देने के लिए यानी कि घाव को किसी भी तरह के प्रेशर से बचाने के लिए क्या करते हैं? ड्रेसिंग में कॉटन वूल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ड्रेसिंग मटेरियल इज़ वाटर रेसिस्टेंस। कौन सी ड्रेसिंग सामग्री जो है वो जल रोधक होती है? ऑप्शन क्या क्या है? पेपर टेप, पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग, या फिर कॉटन बैंडेज, या फिर गॉज।
तो वाटर रेसिस्टेंट यानी कि जिससे पानी का कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, वो कौन सी होती है? वो होती है ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग यानी कि पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग। ठीक है, इस पे क्या होता है, ये जो होता है ये वाटर रेसिस्टेंट होता है यानी कि इस पे पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, ये पानी और बैक्टीरिया, पानी के कारण जो भी बैक्टीरिया वगैरह घाव पे उपज सकते हैं उन सभी से घाव को बचा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्यूल ड्रेसिंग। ठीक है, ट्यूल ड्रेसिंग का क्या कार्य होता है? ऑप्शन क्या क्या है? घाव को सुखाने का, या फिर घाव से चिपकने से रोकना, या फिर ऑक्सीजन के ये को फ्लो को ब्लॉक करना, या फिर ड्रेसिंग को टाइट करना। तो इसका सही आंसर क्या है कि ट्यूल ड्रेसिंग का जो होता है उपयोग वो एडहेशन यानी कि घाव से चिपकने से रोकता है। ट्यूल ड्रेसिंग जो होता है वो नॉन स्टिक होता है। ठीक है, वो नॉन स्टिक होता है जिससे वो चिपकती नहीं और किसी भी तरह से उत्तक यानी कि टिश्यू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्प्रेग्नेटेड गॉज। तो इम्प्रेग्नेटेड गॉज क्या होता है? ये एक नाम है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है? गॉज सोक्ड विद एंटीसेप्टिक यानी कि कीटाणुनाशक में भिगोई गई गॉज, या फिर गंदी गॉज, या फिर ड्राई कॉटन, या फिर गॉज विद थ्रेड यानी कि धागों के साथ जो गॉज होता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि इम्प्रेग्नेटेड गॉज जो होता है वो गॉज उसे हम कहते हैं जो कीटाणुनाशक में भिगोई गई होती है, उसे हम इम्प्रेग्नेटेड गॉज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग इज़ यूज्ड फॉर। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग जो होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? क्लीन सर्जिकल वुंड के लिए यानी कि जो भी सर्जरी के दौरान जो घाव लगी है यानी स्टिचेस वगैरह लगे हैं उनमें साफ सर्जिकल घाव के लिए, या फिर ड्राई स्किन के लिए, या फिर नम और भर रहे घाव के लिए, या फिर टूटी हड्डियों के लिए। तो हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग जो होती है वो नम और भर रहे घाव के लिए इस्तेमाल होती है। इससे क्या होता है? इससे मॉइस्ट यानी कि जो नम वातावरण बना होता है जिससे घाव जो होता है वो भरने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नम और भर रहे घाव। अगला क्वेश्चन है ड्रेसिंग पैक शुड बी। ड्रेसिंग पैक कैसा रखा जाना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? ओपन बिफोर टाइम यानी कि समय से पहले खोलकर, या फिर रीयूज़ करके, या फिर यूज्ड वंस ओपन यानी कि खोलने के बाद सिर्फ एक बार यूज़ करके, या फिर स्टेराइल अंटिल यूज़ उपयोग तक बांध करके रखा जाए। तो सही आंसर क्या है कि ड्रेसिंग पैक को हमेशा इस्तेमाल से पहले तक स्टेराइल करके रखा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू ओपन अ स्टेराइल ड्रेसिंग पैकेज। बाज़ ड्रेसिंग पैक खोलने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? मुंह से खोलना, या फिर बीच में से फाड़ कर खोलना, या फिर ओपन विदाउट टचिंग इनसाइड अंदर को ना छूकर खोलना, या फिर आस्क पेशेंट टू ओपन। तो इसका सही आंसर क्या है कि स्टेराइल ड्रेसिंग पैक जो होता है उसका यूज़ जो हम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं उसका यूज़ जो होता है वो बिना खोले, अंदर का बिना छुए खोल कर होता है। ठीक है, ताकि अंदर की जो चीज़ें स्टेराइल है वो वापस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि हाथ हम कितना भी धो लें वो थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रह ही जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो किसी तरह से ड्रेसिंग मटेरियल पे ना पड़े, इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम एक स्टेराइल ड्रेसिंग को ओपन कर रहे हैं तो हमें अंदर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, ताकि सेप्सिस, एंटीसेप्टिक माहौल जो है यानी कि सेप्सिस जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, सेप्सिस मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन शुड वुंड बी क्लियर। तो घाव की सफाई किस दिशा में होनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? गंदा से साफ की ओर, साफ से गंदा की ओर, यानी या फिर अंदर से बाहर की ओर, सर्कुलर मैनर में, या फिर जिगजैग। तो घाव की सफाई हमेशा अंदर से बाहर की ओर सर्कुलर मैनर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सेंटर है, यहाँ पे घाव है, तो घाव की सफाई जो होती है वो हमेशा अंदर से बाहर की ओर ऐसे सर्कुलर मैनर में की जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डन बिफोर अप्लाइंग न्यू ड्रेसिंग। तो नई ड्रेसिंग लगाने से पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? हाथ धोकर दस्ताने पहनना चाहिए, पेशेंट से बात करनी चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या परफ्यूम लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि नई ड्रेसिंग लगाने से पहले हमेशा हाथ धोकर दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी गंदगी और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घाव पर चिपके हुए हैं वो ड्रेसर की हाथ पे ना आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड व्हेन। ड्रेसिंग कब बदली जानी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? हर घंटे, या फिर जब गीली या गंदी हो जाए, या फिर मंथली यानी कि हर महीने, या फिर हर वीकेंड पे। ठीक है,
तो ड्रेसिंग जो होती है उसे कब बदलना जाना चाहिए, तो वो जब गीली या गंदी हो जाए तब हमें ड्रेसिंग जो है वो बदल देनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ़ स्टेराइल ग्लव्स टच नॉन स्टेराइल सरफेस। अगर जो स्टेराइल दस्ताने यानी ग्लव्स है वो नॉन स्टेराइल सरफेस को छू ले तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, कंटिन्यू करना चाहिए यानी कि इस बात को इग्नोर करके अपने काम में लगे रहना चाहिए, या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, या फिर दस्ताने तुरंत बदलना चाहिए, या फिर ब्लो ऑन ग्लव्स यानी कि ग्लव्स पे फूंक मारना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि दस्ताने तुरंत बदल देने चाहिए। अगर एक स्टेराइल ग्लव्स था वो अगर गलती से भी किसी नॉन स्टेराइल चीज़ को छू लिया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें तुरंत दस्तानों को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, यूजिंग क्लीन ड्रेसिंग, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र बिटवीन वुंड यानी कि एक घाव से दूसरे में संक्रमण जाना, या फिर वॉशिंग हैंड हाथ धोना, या फिर एप्रन पहनना। तो क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन का सही आंसर है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र बिटवीन वुंड्स, एक घाव से दूसरे घाव में संक्रमण जाना। अब जैसे एक पेशेंट है जिसको एक घाव हो रखा है जिस पे कुछ अलग तरह के इन्फेक्शन होगा, दूसरा पेशेंट है जिसका घाव हो रखा है जो कि साफ़ है, ठीक है। तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो घाव का इन्फेक्शन का जो अदला बदली हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। व्हाट इज़ सेप्टिक टेक्निक इन ड्रेसिंग, एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। तो एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है, साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धोना, या फिर कीटाणु का प्रवेश को रोकना, या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल करना, या फिर बेड धोना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना, ठीक है। ड्रेसिंग में एसेप्टिक तकनीक का उपयोग जो होता है वो कीटाणु के प्रवेश को रोकना होता है। इफ़ ड्रेसिंग स्टिक्स टू वुंड व्हाट शुड बी डन। यदि ड्रेसिंग घाव से चिपक जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, हमें उसे ज़बरदस्ती खींच लेना चाहिए, या फिर वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर सलाइन से नमक घोल से गीला करके धीरे धीरे हटाना चाहिए, यानी कि सलाइन से क्या करना चाहिए, गीला करके धीरे धीरे हटाना चाहिए, या फिर स्किन को काट देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि उसको सलाइन से भिगो करके। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ वुंड असेंड ड्यूरिंग ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के दौरान घाव का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, कवर करके, या फिर उसके कलर, स्मेल या डिस्चार्ज यानी कि रंग, गंध और स्त्राव की जांच करके, या फिर उसको बार बार छू करके, या फिर उस पर एल्कोहल डाल करके। तो घाव जो होता है उसकी ड्रेसिंग का मूल्यांकन यानी घाव का मूल्यांकन ड्रेसिंग के दौरान ड्रेसर को कैसी करनी चाहिए, तो उसके रंग, गंध और स्त्राव की जाँच करके, यानी कि उस घाव का रंग कैसा हो रखा है, वो गंध कैसा कर रहा है, और उसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा है। कहीं अगर पस निकल रहा हो, उसका रंग लाल हो रखा हो और वो दर्द कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि घाव इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग टेक्निक शुड ऑलवेज बी। ड्रेसिंग तकनीक हमेशा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, क्विक एंड केयरलेस यानी कि जल्दी और लापरवाही के साथ, या फिर बेस्ड ऑन टाइम ओनली, समय पर बेस्ड, या फिर साफ और व्यवस्थित, या फिर कोई भी कर देगा और ड्रेसिंग, ठीक है। तो इसकी सही टेक्निक क्या है कि वो हमेशा साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओपन वुंड। खुला घाव क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि अंदरूनी रक्तस्राव, या फिर स्किन रिमेन्स इंटैक्ट यानी कि स्किन जो है ऊपर की चमड़ी वो ना फटी कटी हो, या फिर स्किन इज़ ब्रोकन एंड टिश्यू इज़ एक्सपोज, त्वचा फट गई हो और उत्तक दिखाई दे रहा हो, या फिर हड्डी टूटी हो सिर्फ। तो इसका सही आंसर क्या है, ओपन घाव वो होता है जिसमें त्वचा फटी होती है और उत्तक जो होता है वो दिख रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वुंड इज कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ। चाकू जैसे धारदार वस्तु से किस प्रकार का घाव हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या है, एब्रेशन यानी कि खरोच, या फिर चीरने वाला घाव, इंसिस्ड वुंड, या फिर कॉन्ट्यूशन, या फिर क्या है दिया हुआ, या फिर है बर्न, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, चीरने वाला घाव यानी कि इंसाइज्ड वुंड जो है वो चाकू जैसी धारदार वस्तु से कटने पर क्या होता है, सीधा और साफ कट लगता है, जिसे हम चीरने वाला घाव या फिर इंसाइज्ड वुंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वुंड इज काउज्ड ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि धक्का लगने, ब्लंट ट्रॉमा के कारण कौन सा घाव होता है। ऑप्शन क्या क्या है, पंचर, बर्न, चोट या इंसीजन। तो उसका नाम, सही नाम क्या है, कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन यानी चोट जो होता है वो धक्का लगने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इस चोट में यह बंद तरह का होता है जिसमें त्वचा जो होती है वो सही रहती है, लेकिन क्या होता है, अंदरूनी उत्तक जो होते हैं उन पे नुकसान पहुंचा होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ वुंड कॉज्ड बाय फ्रिक्शन स्क्रैपिंग द स्किन सर्फेस इज नोन एज, यानी कि त्वचा की ऊपरी सतह में घर्षण होने से होने वाला घाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, लैसिरेशन या फिर खरोच या फिर इंसीजन या फिर कॉन्ट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एब्रेशन। जो भी खरोच यानी कि खरोच किसी खुरदुरी सतह से रगड़े जाने के कारण होता है जिसके वजह से सिर्फ ऊपरी त्वचा निकली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, खरोच कहते हैं। व्हाट इज़ लेसरेटेड वुंड, यानी कि लेसरेटेड घाव क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, स्मूथ एंड क्लीन यानी कि बिल्कुल साफ और स्मूथ होता है, या फिर बर्न इंजरी जलन के कारण, या फिर अनियमित रूप से फटा घाव, या फिर ये गर्मी के कारण फटा हुआ घाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इर्रेगुलर टॉर्न वुंड। ठीक है, अनियमित रूप से फटा हुआ घाव जो है वो लैकरेटेड वुंड होता है, यानी कि उसका नाम क्या होता है, लैकरेटेड वुंड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गहरे घाव होते हैं जो कि अनियमित होते हैं और आम तौर पर जो होते हैं वो चोट लगने के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वुंड पेनिट्रेट्स डीप इनटू द बॉडी टिश्यू, कौन सा घाव शरीर के उत्तक में गहराई तक जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, एब्रेशन, पंक्चर वुंड या फिर छेद वाला घाव, कॉन्ट्यूशन या फिर ब्लिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है छेद वाला घाव। जो भी डीप बॉडी में बिल्कुल अंदर तक गया हुआ घाव होता है, गहरे छेद वाले घाव जिसमें ऑक्सीजन कम होती है जिससे टेटनस होने का संभावना बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्चर वुंड कहते हैं। ठीक है, पंक्चर वुंड कहते हैं। विच टाइप ऑफ वुंड हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ टेटनस, किस प्रकार के घाव में टेटनस का सबसे अधिक खतरा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, क्लीन सर्जिकल घाव में, या फिर पंचर वाले घाव में, या फिर ब्रूज, या फिर एब्रेशन। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जस्ट एक्सप्लेन किया था कि पंचर वुंड जो होता है, छेद वाला घाव, उसमें टेटनस का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रोनिक वुंड, क्रोनिक घाव क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अ वुंड दैट हील्स क्विकली, यानी कि ऐसा घाव जो तुरंत भर जाता है। अ वुंड दैट हील्स विद इन अ वीक, ऐसा घाव जो एक हफ्ते के अंदर अंदर में भर जाता है। अ वुंड दैट डजंट हील प्रॉपरली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक नहीं भरता है। या माइनर स्क्रैच। तो क्रोनिक घाव वो होता है, ऐसा घाव जो बहुत लंबे समय तक नहीं भर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक घाव कहते हैं। ये क्रोनिक घाव जो होता है वो डायबिटीज़ के कारण या फिर ब्लड सर्कुलेशन का सही नहीं होने के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इन्फेक्टेड वुंड, संक्रमित घाव क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, जो घाव साफ हो, या जो घाव में स्वेलिंग, रेडनेस और पस देखने को मिल रहा हो, या फिर जला हुआ घाव, या फिर ब्रूज। तो इसका सही आंसर क्या है, संक्रमित घाव के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं स्वेलिंग यानी कि सूजन, लालिमा और मवाद होना। तो इसका सही आंसर है कि अ वुंड विथ रेडनेस, स्वेलिंग एंड पस जो होता है वो संक्रमित घाव का लक्षण होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्जिकल वुंड, सर्जिकल घाव का उदाहरण क्या है। उदाहरण क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, रोड एक्सीडेंट में इंजरी, नाइफ कट एट होम, कट मेड ड्यूरिंग ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन के दौरान किया गया चीरा, या फिर ब्लंट इंजरी। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्जिकल वुंड जो है वो ऑपरेशन के दौरान किया गया चीरा को हम क्या कहते हैं, सर्जिकल वुंड कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एथिक्स ऑफ ड्रेसिंग, टाइप्स ऑफ वुंड और टाइप्स ऑफ जो टेक्निक्स ऑफ ड्रेसिंग मैनेजमेंट, ये तीनों टॉपिक्स अच्छी तरह से आपके कवर हो गई हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट लगातार आपके लिए आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही कंटेंट लाता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।